अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? सबके ठीक है? बस हम थोड़ा सा क्लास में सेटअप कर लें तो हम शुरू कर रहे हैं। बट जरा तब तक ऑनलाइन वाले जरा मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने जितना कल हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट वगैरह, और मेरा ख्याल है कुछ तो हमने कैशफ्लो तक भी बना ली थी, उतना किया है आप सबने? हम्म कैशफ्लो मेरे ख्याल से फॉर्मेट बनाया था। असल में एएफएम और एफएम में ना तकरीबन मैं एक ही जैसे प्रैक्टिस पे पहुंच गया हूँ, तो मुझे खुद भूल जाता है। वालेकुम सलाम। हम बड़े क्रूशियल मोमेंट पे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी लैब अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जिम्मेदारी जरा ज्यादा आपके ऊपर है कि क्या करना है। आप सबने प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। खास तौर पर जो फेस टू फेस वाले बच्चे बैठे हुए देखो, वो साथ साथ परफॉर्म अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे। हाँ, ये वो जरूर कर सकते हैं कि अगर उनके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो वो बेशक अगर साथ साथ करना चाहें तो वो साथ लैपटॉप अपना नहीं है, लेकिन उनको अपना सारा इंतजाम खुद करना है। सारे इंतजाम में क्या क्या आएगा? लैपटॉप आएगा, और अगर चार्जर है तो वो भी, और इंटरनेट भी अपना। ਅਸੀਂ कुछ नहीं देना। हाँ, साढ़े ते ना लेना। ये मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं और फिर हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। ये जो नहीं शेयर करना चाहिए। अच्छा, इब्राहिम कह रहे परफॉर्मा में इन्फ्लेशन की हेडिंग क्यों नहीं लिखी? डियर, इन्फ्लेशन की कोई सेपरेट हेडिंग नहीं आनी, बल्कि हमने जो वैल्यूज लेनी वो लेनी ही इन्फ्लेटेड है। जब हमने वैल्यूज लिखनी है ना, जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है वो लेनी ही इन्फ्लेटेड है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की कोई अलग हेडिंग नहीं आएगी। रादर जो मैंने सेल्स कैलकुलेट जब मैं करूंगा वो लूंगा ही इन्फ्लेटेड, जब मैं फिक्स कॉस्ट लूंगा वो लूंगा ही इन्फ्लेटेड। ठीक है, तो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट इसी परफॉर्मा के अंदर, इसी हेडिंग्स के अंदर आएगी, कोई सेपरेट हेडिंग नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यूनिट्स लिख लिए थे, परफॉर्मा बना लिया था। दैट मीन्स हमने एक तरह से 3 स्टेप्स परफॉर्म कर लिए थे। अप्रोच के लिहाज से क्या किया? वी अंडरस्टैंड दी रिक्वायरमेंट। हमने रिक्वायरमेंट को क्या किया था? अंडरस्टैंड कर लिया था। अगला स्टेप हमने क्या परफॉर्म किया था? व्हाट वाज आवर नेक्स्ट स्टेप? जी, हमने एनालिसिस किया था, क्या डेटा चाहिए होगा रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए। एंड द थर्ड स्टेप वाज एक्सट्रैक्ट द डेटा। हमने डेटा एक्सट्रैक्शन की थी, कल मैंने खुद रीड किया था और डेटा ढूंढ के हाईलाइट किया था। 2 तरीके बताएंगे डेटा एक्सट्रैक्शन के। क्या? एक हाईलाइट कर लो, दूसरा पेपर पर लिख लो। ठीक है, दोनों में से जिस पे कंफर्टेबल है वो कर लो। ठीक है, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि कोशिश करनी है कि आप एक अप्रोच बना लो और बस उसी को ही फिर फॉलो किया करो, ताकि उस अप्रोच की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि बाय द डे ऑफ द एग्जाम वो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो, हाथों पे हो, वो एक नेचुरल बन जाए। ठीक है, सो वट एवर जहां पे भी 2-3 अप्रोचेज होंगी वहां पे चॉइस आपकी है। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मत करना कि कभी जिस तरह डेटा के बारे में मैंने बताया
तो कभी डेटा को एक्सट्रैक्ट पेपर पे कर रहे हो और कभी कह रहे हो कि मैं हाईलाइट कर लेता हूं। ऐसा नहीं करना, एक अप्रोच बनाओ, उसी अप्रोच को कॉन्टिन्यूसली फॉलो करो। ठीक है, जितनी ज्यादा दफा फॉलो करोगे आप उसमें कन्वीनियंट हो जाओगे। एक और सवाल है जी, एक मिनट मैं देख लूं क्या है। इब्राहिम पूछ रहे हैं, मेरे फेवरेट स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं कि जनाब क्या हर सवाल में इसी तरह का परफॉर्मा होगा? तो कल मैंने ये सवाल करवाते वक्त आपको बताया था, शुरू करवाते वक्त, कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के आते हैं, यानी मैंने बताया था कि सीआर अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आएगा तो 70% चांस है कि एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन पर सीआर आए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। 30% चांस ये भी है कि किसी होगा वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, लेकिन कुछ और चीजें पूछे, वो अभी हमने पढ़नी है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के अंदर परफॉर्मा तकरीबन यही होगा, परफॉर्मा तकरीबन यही होगा, शायद ही कोई एक आधी चीज कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक प्रैक्टिस के साथ तैयार करना आसान है, क्योंकि इसमें परफॉर्मा बन जाते हैं। एफएम जो है, सीआर एफएम के जो सब्जेक्ट है ना, इसकी सीआर जनरली कैंडिडेट्स को आसान लगते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड ओटी केसेस बहुत चैलेंजिंग होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड ओटी केसेस चैलेंजिंग है। अगर आप किसी अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछो जिसने एफएम पास कर दिया हुआ, उससे अगर आप पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि भाई सीआर तो बहुत आसान लगे थे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड ओटी केसेस बड़े मुश्किल, बड़े टफ थे। अगर किसी ऐसे स्टूडेंट से आपकी मुलाकात हो जो फेल हुआ है, उसे एडवाइस मत लेने लग जाना यार। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ना कैसे है उस बच्चे से मत लिया करो जो फेल हुआ है, या जिसने कोई चौथी टर्म में जाके एफएम पास किया हुआ है। वो आपके दुख दर्द जरूर समझता होगा, आपको भी उससे हमदर्दी होगी, लेकिन देखो अगर उसको तरीका आता होता, अगर वो समझदार होता, तो पहली अटेम्प्ट में उसका पेपर पास होना था। ठीक है, तो उससे मशवरे मत लिया करो कि भाई मैं कैसे पढ़ूं, उसको आता आता खुद पहली अटेम्प्ट में पास कर लेता। ठीक है, तो उसे आप दर्द जरूर बांट सकते हैं, एडवाइस नहीं ले सकते। हाँ, एक चीज आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर रह जाता है, अब एसीसी उनका एनालिसिस प्रोवाइड करता है कि उन्होंने सेक्शन ए में कितना स्कोर किया, बी में कितना किया, सी में कितना किया। तो वो आपको बताएंगे कि फेल होने वाले स्टूडेंट भी कहेंगे हमारे सेक्शन सी में स्कोर तो ठीक था, यानी सीआर जो हम कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, उसमें स्कोर ठीक था, ए और बी में हमारे बड़े नंबर कम आए, जिसकी वजह से हम फेल हुए। अभी फिलहाल जो हमने टॉपिक पढ़ा वो ज्यादा सीआर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए हम सीआर पे। लेकिन सीआर आसान होने की वजह एफएम में ये है कि कई जो टॉपिक्स है ना, उसका एक सेट पैटर्न है, उसका क्या है, एक सेट पैटर्न है। इसलिए आप उसकी 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस करके ना, वो पैटर्न आपको इतनी अच्छी तरह आ जाता है कि आपको पेपर में डिफिकल्टी नहीं होती। किस किसने F5 दिया है या पास कर दिया हुआ? F5 में डिफिकल्टी क्या है? उसके सीआर का कोई सेट पैटर्न नहीं है, उसके सीआर में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। ऐसा ही है ना, हर सवाल में रिक्वायरमेंट को देख के जज करना पड़ता है कि अच्छा भाई इसका जवाब देने के लिए मैं क्या परफॉर्मा बनाऊं, मुझे किस तरह से प्रेजेंट करना है, कौन कौन सी मुझे वैल्यूज बनानी है, मुझे सोचना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऐसा ही है ना, वो इस वहां पे सीआर करना डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन यहां पे सीआर में क्या है, आसानी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के तकरीबन सेट पैटर्न है। तो 80 to 90% परफॉर्मा हर सवाल में यही रहना है, कोई 10-15% की चेंजेस आ सकती है। ठीक है इब्राहिम, ठीक है, चले शुरू करें जी हम।
यार वो पीएम नहीं डिस्कस करना, मैंने बस कंपैरिजन बताया। जब आप तैयारी कर रहे हो तो कंपैरिजन करने का बेनिफिट ये होता है कि अप्रोच फर्क हो जाएगी ना, कि आपने एक पेपर की तैयारी को अप्रोच कैसे करना है। तो पीएम भी एसीसी का सब्जेक्ट है, एफएम भी एसीसी का सब्जेक्ट है, दोनों फंडामेंटल लेवल पे हैं। दोनों में आपको अपने एग्जाम स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करनी है, नॉलेज होना काफी नहीं है, लेवल तो स्किल्स है, बट ये स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करनी है उसकी अप्रोच पीएम में फर्क है, एफएम में फर्क है। ठीक है, तो वो उसको कंपैरिजन इसलिए बस बता रहा हूं कि आपको ये अंदाजा हो कि अच्छा पीएम में क्या था और एफएम में क्या करना। ठीक है, पीएम नहीं पढ़ाना मैंने। अच्छा जी, अब चलते हैं, हमने चौथा स्टेप भी कर लिया था, वो क्या कर लिया था, परफॉर्मा भी हमने बना लिया था, जिसमें हमने एनपीवी तक देख लिया था, है ना, ऐसा ही है ना। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करने में, अब आंसर करने में। आंसर करने में मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले क्या कोशिश करो, उन कैश फ्लोज को पहले बना लो जो कि सबसे ज्यादा आसान है। जो सबसे ज्यादा आसान है ना, पहले उन कैश फ्लोज को नोट कर लो जरा, ताकि आंसर आपका जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है वो सॉल्व होना शुरू हो, इजी मार्क्स आपको मिल जाए। एनपीवी में सबसे आसान आपको क्या लगता है, क्या कैश कौन सा होगा? सेल्स और नहीं, इससे भी आसान है, इससे भी आसान है। आप सीक्वेंस में देख रहे हो, जब हम कह रहे हैं परफॉर्मा बना के सबसे आसान करो, हाँ, इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं, वो तो गिवन है, गिवन है ना, तो उसमें तो कोई कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल वैल्यू जल्दी से लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कितनी इन्वेस्टमेंट थी? किसी ने कल पेपर पे नोट करने वाली अप्रोच रखी थी? किसी ने नहीं रखे ना, सुकून करो, कौन काम करे हैं। 2.5 मिलियन, हम चूंकि 1000 में लिख रहे हैं तो 2500 होगा। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, आउटफ्लो, तो माइनस 2500 आ जाएगा, ऐसा ही है। इसके बाद ईयर 4 में आनी है रेजिडुअल वैल्यू, कितनी थी वो, 125,000 की शायद है ना, तो 125 मैंने बस लिख दिया है, ये रेजिडुअल वैल्यू आ गई। ये रेजिडुअल वैल्यू आ गई, आ गई, ये मैंने सबसे पहले देखो लिख लिया। ठीक है, अब हम सेल्स फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को देख लेते हैं। अब हम सेल्स फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वगैरह को देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात शुरू करने लगा हूं सेल्स के ऊपर। सेल्स रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस के साथ, क्यों जी, ऐसा ही है। मैंने देखो ऊपर सेल में यूनिट्स भी लिखे हुए हैं ईयर 1 के, और उसकी प्राइस भी लिखी हुई है, तो सिंपली यूनिट्स वाले सेल को प्राइस के सेल से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। सो इक्वल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ये प्राइस। यूनिट्स के सेल को मैंने क्या किया है, प्राइस के सेल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या टाइम पर आना है, अगले वीक से ना सख्ती शुरू कर देनी है, बस दरवाजा लॉक। मैं क्या करूं, एक तो ना मेरी याददाश्त तो बड़ी तकलीफ है यार। जी लेकिन केड़ी नॉमिनल थी, क्वेश्चन में लिखा था ये प्राइस आपको मैं करंट प्राइस बता रहा हूं। करंट प्राइस कौन सी होती है, रियल प्राइस, इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया, इससे जो सेल्स रेवेन्यू मेरे पास जवाब बना वो रियल सेल्स रेवेन्यू है, रियल कैश फ्लो है, नॉमिनल नहीं है। तो मुझे अब क्या करना है, इसको नॉमिनल बनाना है। और रियल ऑपरेशनल कैश फ्लो को नॉमिनल बनाने का क्या फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन
और सेलिंग प्राइस पे इन्फ्लेशन कितनी कल मैंने नोट करवाया था 4% की। सेलिंग प्राइस में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी थी 4%। तो 1 + 4% कितना होता है 1.04। तो मैं अब इसको इन्फ्लेट करने जा रहा हूं, तो मैं आगे क्या करने लगा हूं मल्टीप्लाई बाय 1.04 और उसकी पावर क्या लेनी है मुझे n यानी ईयर। तो पावर n लेते हैं यानी ईयर 1। ठीक है, तो आप देखो मैं जरा थोड़ा सा चेक कर देता हूं। ये जो D4 इंटू D5 है ये तो यही इन्फ्लेशन को इंकॉर्पोरेट करने का यही डिफॉल्ट तरीका बताया है ना कि इन्फ्लेशन को इंक्लूड कर दो, ये इंक्लूड भी कर दिया। तो मेरे पास नॉमिनल सेल्स रेवेन्यू आ गई। आ गई जाओ। अच्छा यार अब तो आ गए है, आ गई। तो इब्राहिम आप देखो कि मैंने कोई इन्फ्लेशन की कोई अलग हेडिंग नहीं है। जब मैं सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो कर ही नॉमिनल की फॉर्म में रहा हूं, कैश फ्लो को जहां जहां इन्फ्लेट कर रहा मैं साथ साथ उसको करता जा रहा हूं। तो ये मेरे पास नॉमिनल सेल्स जो सी है वो बनती। सबको समझ आ गया यहाँ पे। अब देखो ये घर जाके आज समझ आया जाएगा, लेकिन घर जाके आपने साथ ही इसको परफॉर्म कर लेना है ताकि अच्छी तरह तैयारी भी हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये सेल्स रेवेन्यू आपकी बन गई 3120। अब ये 2 के लिए क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला है। ये 3 में भी फिर इसी तरह सेल्स निकालेंगे, 4 में भी ऐसे ही निकाल लोगे। अब सेल्स आप ये 2, 3 और 4 की निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, ये बड़े सियाने हो यार तुम, बड़े ही सियाने हो। अभी मेरे तो सही तरह बने ही नहीं। मैं जिस पैटर्न पे आपको कैश फ्लो का स्पेशली बता रहा हूं ना, जो पैटर्न के ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि जो डिफरेंट डेटा है उसको देखो। अब आवाज क्लियर है, एक आधा टाइम से सनवाया पूछना पड़ता है आवाज आ रही है। अच्छा 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 जी 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 जी, इसको मनी मेथड बोलते हैं। नॉमिनल और मनी में ये दो वर्ड हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो नॉमिनल मेथड भी बोल सकते हैं, मनी मेथड भी बोल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यही मेथड है। हाँ, ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन थी। वैसे अगर जनरल इन्फ्लेशन भी होती तो बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से करते, लेकिन ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का है। क्यों स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का है कि तो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की एक्सप्लेनेशन क्या है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिफरेंट होगा डिफरेंट कैश फ्लो के लिए। तो इस क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेरा ख्याल है 4% का है, जो कि वेरिएबल कॉस्ट पे कितना है, फर्क हो गया। तो कौन सा हुआ स्पेसिफिक। ठीक है। अच्छा, ड्रैग करना ना मुझे तो कम से कम बड़ा इनकन्वीनियंट लगता है। पेपर में माउस के थ्रू ड्रैग करना ना मुझे बड़ा इनकन्वीनियंट लगता है, खास तौर पे। अब कहना नहीं चाहिए, वैसे तो रिकॉर्ड हो रही है बात, पकड़ा ही ना जाऊं मैं।
ये माउस कुछ ज्यादा ज्यादा ही इनकन्वीनियंट होते हैं हमारे लैब में ड्रैग करने, लगता है आपको? जगह भी नहीं होती, फिर माउस पे क्लिक बार दफा नहीं हो रहा होता। अल्लाह करे क्यूए वाले सुन ना ले। यार क्यों तू मेरी नौकरी के पीछे पे है? उन्होंने माउस नहीं चेंज करने, मैनू कर देना चेंज की करन ने है यार। कहना की है तू भाई? अच्छा आपको तरीका बताता हूं। आप क्या करो, ड्रैग करने का एक तरीका ये है कि जिस सेल को आपने ड्रैग करना ना उसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी की कमांड से। क्या करो? कॉपी। कॉपी करने के बाद शिफ्ट की मदद से वो तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लो और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, देन select all the relevant cells and press कंट्रोल प्लस वी, ताकि वो क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए, ड्रैग हो जाएगा, माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुत्र फिर दोबारा फीस जमा कराने दे, सोच पैसे कितों आएंगे। ठीक है, कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल वी, तो ये आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। समझ आ गया? अच्छा एक चीज और जरा अच्छी तरह जहन में बिठा लो, एक मिनट अहमद मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला। ये देखो, एक दफा फॉर्मूला मैंने ओपन किया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है। इन द मीन वाइल जरा ध्यान से बात सुन लो, अच्छी तरह से ये बिठा लो। पेपर वाले दिन आपने, आपके पास एग्जाम हॉल में, आप, मेरा ख्याल है आपके पास 10 मिनट शायद एक्स्ट्रा होते हैं। एग्जामिनेशन टाइम 3 आवर्स है, लेकिन जो टोटल टाइम अवेलेबल होता है वो 3 आवर्स एंड 10 मिनट्स है। 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है पेपर को शुरू करने से पहले। बेसिकली वो टाइम होता है इंस्ट्रक्शंस को रीड करने का, ठीक है? उसमें आप 2 मिनट बाद भी पेपर शुरू कर लोगे, इसका ये मतलब नहीं आपको 3 आवर एंड 8 मिनट मिल जाएंगे, नहीं वो 3 आवर ही मिलेंगे। बेहतर ये है कि एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन आप पेपर में जाने से पहले पढ़ लो। पेपर में जाने से क्या करो, पहले पढ़ के जाओ, ताकि पेपर में इंस्ट्रक्शंस के ऊपर टाइम ना लगे। हाँ, उस 10 मिनट में एक काम आपने जाते ही कर लेना है, वो ये कि पेपर में जाके अपना माउस पे क्लिक, माउस को ड्रैग वगैरह करके देख लो क्या वो ठीक हो रहा है, ड्रैग क्लिक ठीक हो रहा है। बाज दफा अगर माउस थोड़ा वीक हो तो एक दफा क्लिक करते हो डबल क्लिक शुरू हो जाता है, ये देख लो। और अपना कीबोर्ड चेक कर लो कि कीबोर्ड की जो कीज हैं वो ठीक काम कर रही हैं, नंबर्स की कीज ठीक काम कर रही हैं, अल्फाबेट्स की ठीक काम कर रही हैं। इस चीज की आप टेस्टिंग कर लो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पेपर शुरू होने से पहले, ताकि अगर आपको कहीं ये प्रॉब्लम लग रही है तो पेपर शुरू होने से पहले ही इन्विजिलेटर को बुलाओ, ब्रिटिश काउंसिल की जो टीम है उनको बुलाओ, उनको कहो जी मेरा काम नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ये कीबोर्ड रिप्लेस करें या माउस रिप्लेस करें। ठीक है, पेपर शुरू होने से पहले ये जो छोटी मोटी ट्रबल्स है ना, ये आपने रिमूव कर लेनी है। क्योंकि पेपर शुरू होने के बाद अगर आपको पता लगा यार ये कीबोर्ड ही आपका ठीक काम नहीं कर रहा, ये स्पेस बार ठीक काम नहीं कर रहा, ये जी माउस ठीक काम नहीं कर रहा मेरा, तो बड़ी गड़बड़ है। क्यों? उसमें आप जब इन्विजिलेटर को बताओगे अब टाइम तो चल रहा है पेपर का, तो टाइम जाया होगा। और नेचुरली ना, कम से कम मैं जब जब भी पेपर देता हूं तो बंदा बहुत ज्यादा जो है ना वो शक्की मिजाज का हो जाता है। जैसे ही कोई पेपर के दौरान दौरान कोई ऐसा मसला है ना, बंदे को लगता है आज दिन ठीक नहीं, मेरा पेपर फेल हो जाना है। ठीक है, ओए ओए कुछ तो चक्कर है, ये गड़बड़ हुई क्यों? तो उससे क्या होता है, अंडर कॉन्फिडेंस, आप पेपर में पजल हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपका टाइम जाया हुआ, आप और गलतियां करने की चांसेस हैं। फिर पेपर के दौरान हो सकता है, क्योंकि
हमारे यहाँ हम ये कहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज है ना वो मालिक से ज्यादा, कंपनी को ज्यादा अपना समझते हैं। हमारे जो एम्प्लॉइज है ना वो कंपनी को ज्यादा अपना समझते हैं बनिस्बतन जो ओनर है वो उसको समझता हो। इसलिए ब्रिटिश काउंसिल वाले आपसे आर्ग्यू करते हैं, नहीं ठीक ही लग रहा है। ओ भाई तुसी अपने पल्लियों लेने ने माउस या कीबोर्ड खराब है, कंप्लेंट है, चेंज करो। नहीं ठीक ही है, आप ही गलत हो। ये आर्गुमेंट आपके चलने हैं, ये पाकिस्तान की आदत है। आप वारंटी क्लेम करने चले जाओ, 90% कहना है ਤੁਹਾਡਾ कसूर है, वारंटी क्लेम ही नहीं होगी। अच्छे मुल्कों में, डेवलप्ड मुल्कों में ऐसा नहीं होता। आप जाते हो कहते वारंटी क्लेम है, वो कहते कस्टमर फर्स्ट, पहले उनको प्रायोरिटी दो। ऐसा ही है ना, यहाँ पे ऑपोजिट है। पेपर आप देने आ रहे हो लेकिन इन्विजिलेशन के लिए आप सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो। आप पेपर देते हो तो उनकी भी रेवेन्यू की इनकम है। आप उनकी एक एंड के ऊपर कस्टमर हो, लेकिन कस्टमर सर्विस की नाम की चीज पाकिस्तान में तो है नहीं। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, हमें उसको बर्दाश्त करना है, लेकिन बर्दाश्त के साथ साथ मैनेज करना है। ठीक है, बातें करने से तो फायदा नहीं होगा। सो इन चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को आपने पेपर में जाते ही कोशिश करना है, आइडेंटिफाई करके एड्रेस कर लो, ताकि पेपर करने के दौरान आपको ये इनकन्वीनियंस ना फेस करनी पड़े। ठीक है, समझ गए हो आप? ये पहले आपने देख लेनी है, इंस्ट्रक्शंस आपको पहले ही मालूम होनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा मोटी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं भी नहीं। ठीक है, अच्छा एक काम आपने यहां पर एक और करना है। अच्छा अहमद कह रहे हैं कि एक मसला आ रहा है इनको फॉर्मूला में, उन्होंने फॉर्मूला लगाते हुए ना 1.04 नहीं लिखा बल्कि 1 + 0.04 लिखा है। तो गलत हो गया होगा, बिल्कुल गलत हो गया होगा, क्योंकि फिर ब्रैकेट लगाना, अगर आपने 1 + 0.04 करना है तो फिर आपको ब्रैकेट लगानी चाहिए। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो डिमैथ के रूल की वजह से वो 0.04 की पावर उसने ले ली होगी ईयर, और बाद में प्लस किया होगा 1। हमें 1 पहले प्लस करना है, बाद में पावर ले ली है। ठीक है, तो ब्रैकेट जो है वो फॉर्मूला लगाते हुए बड़ी ध्यान से लगानी है। ठीक है, अच्छा अब एक बात ये है, एग्जामिनर को या मार्कर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम आ जाती है, हमें सॉल्व करते हुए परेशानी आ जाती है। वो ये कि जिस तरह के देखो ईयर 2 में 3 में सेल्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस पर है, जिसकी वजह से वैल्यू हमसे रीड नहीं हो पा रही। या फिर बता रहा हूं मार्कर को फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते कि यार ये क्या अजीब सी वैल्यू आ गई। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट बना लिया ना, तो उसको एनपीवी तक सारा कर लो, सिलेक्ट किया, और ये ऊपर 2 डेसिमल प्लेस का बटन होगा, इस पर क्लिक कर, ताकि आपकी सारी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट किस पे आ जाए, 2 डेसिमल प्लेसेस पे। ठीक है, इसको मैं जरा थोड़ा ओपन भी कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपकी सारी वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेस पे हो, आपको रीड करने में आसानी हो। तो ये हमने सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट किया, और ये नॉमिनल है यानी इन्फ्लेशन के पास। यहां तक कोई सवाल है? जल्दी जल्दी तो नहीं ना करना, मैं ज्यादा स्लो भी नहीं ना लग रहा? आगे बढ़े जी। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं जी कुछ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। देखें जी वेरिएबल कॉस्ट पे,
तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी? आउटफ्लो। आउटफ्लो को क्या करना है हमें? माइनस में लिखना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो माइनस के साइन के साथ लगा लेता हूं ताकि आंसर किस में आए? माइनस में। ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा क्या, ठीक है? तो इक्वल माइनस, फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स लिख लिए। मल्टीप्लाई क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वो हर साल 9 की थी, इसलिए मैंने ऊपर डेटा में मेंशन नहीं की, आना ही 9 है। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे उसको मैन्युअली टाइप कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 9। ना वंस अगेन ये वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट होगी, लेकिन क्या है? रियल, क्योंकि करंट प्राइस टर्म्स था, इसको भी इन्फ्लेट करना है। कितना इन्फ्लेशन है? 5%, यानी इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1.05 से। सो मल्टीप्लाई बाय 1.05, इसकी क्या आ जाएगी? पावर। माइनस नहीं लेना, प्रेजेंट वैल्यू के लिए आता है, पावर लेनी है 1, नेगेटिव साइन ना यूज कर देना, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये अब आप फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में नजर आएगा, वैल्यू आपको नीचे नजर आ रही है। और वंस अगेन क्या करेंगे? इसको ड्रैग यानी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो आपके पास तमाम ईयर्स की वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वो आ जाएगी। क्यों जी? देख लिया अच्छे तरीके से? आगे बढ़े हम? चलिए जी, फिक्स कॉस्ट पर देखिए हम तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी? फिक्स कॉस्ट कितनी थी जी? 500,000 की। तो 500 लिखते हैं, ये भी करंट प्राइस टर्म्स में थी, इसको भी इन्फ्लेट करना है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है? 8% का। सो मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 के साथ, 1.08 के साथ, और पावर एन, पावर एन। तो ये फिक्स कॉस्ट आ गई, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो चारों सालों की फिक्स कॉस्ट, चारों सालों की फिक्स कॉस्ट आ गई ना, ठीक है? तो ये मैं फिक्स कॉस्ट के ऊपर जा रहा हूं ताकि आपको वैल्यू भी नजर आ जाए। फॉर्मूला बार में देखोगे तो आपको फॉर्मूला बार में किस तरह से डिटरमिन हुई है वो भी पता लगता है। क्या रे, व्हाट्सएप तो नहीं पता लग रहा? बंद कर इसको फोन को। नहीं नहीं, जो मैं कर दूंगा, बंद कर अभी, अभी क्लास में सिर्फ ध्यान दो उसके ऊपर। ऐसा ना हो कि मुझे एक और मोबाइल मिल जाए, हैं? और भाई मुझे भी फायदा ही है, मैंने अभी अपने शायद मोबाइल वारंटी में क्लेम करना है, वो इंपोर्ट बैन होने की वजह से कह रहे 1 महीना लगेगा। तो 1 महीना मैं कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करूंगा? तो आप सोच लें कि मैं कितना खतरनाक हूं इस वक्त। कम से कम एक मोबाइल तो मुझे चाहिए। चले जी, अब देखिए ऑपरेशनल कैश फ्लो तक सब क्लियर है यहाँ पे? तो ऑपरेशनल कैश फ्लो के लिए क्या करना है? मुझे टोटल अप करना है। टोटल करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? सम का। कैसे लगाते हैं सम का फॉर्मूला? इक्वल टू सम, आगे ब्रैकेट ऑन,
और सेल से लेके फिक्स कॉस्ट तक का करना है ना हमने, उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। पेपर में ब्रैकेट को क्लोज करना नहीं भूलना। पेपर में क्यों क्यों? हाँ, शीट में अगर आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं ना की, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। पेपर में स्यापा ये वो एरर दे देगा। अब अगर आपको ब्रैकेट क्लोज करने की आदत ना रही तो आप सॉल्व करते जाओ, आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक फॉर्मूला लगाए। पेपर में जाके उस वक्त समझ नहीं आती यार, मैं फॉर्मूला तो पहले भी होम असाइनमेंट करते वक्त घर पे ऐसे ही कर रहा था, ठीक आता था, क्या एरर आई जा रहा है, लगता है सिस्टम खराब है। ठीक है, तो वहां भी ये गलती नहीं करनी, आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है प्रॉपर। तो ये जी सम हो गया, और सम करने के बाद में ड्रैग यानी कॉपी पेस्ट भी कर दूंगा, तो मेरे पास ऑपरेशनल कैश फ्लो जो है वो बन जाएंगी। जी जी, नहीं वो इसीलिए नहीं कर रहा होगा, ब्रैकेट्स के अंदर कोई ना कोई रेंज नहीं दिया होगा, वैसे करता है काम, ये करता है काम, कुछ ना कुछ आप मिस्टेक इसका मतलब है कर रहे हो। और अक्सर मिस्टेक होने की वजह पता है क्या होती है? जो हम प्रैक्टिस जब करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर जब करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऑटोमेटिक टूल्स है, वो आप कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहे हो रेंज देने में, या कहीं ना कहीं आप एक ऐसी गड़बड़ कर रहे हो जो वो एक्सेल आपका ऑटोमेटिकली ठीक कर रहा था, आपको पता ही नहीं था। ठीक है, पेपर के अंदर जो उन्होंने शीट दी हुई है ना, उसमें आप छोटी सी भी कोई गलती करते हो, वो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, एरर दे देता है, फॉर्मूला में एक एरर दे देता है। वो फिर आपको लगता है यार ये तो फंक्शन ही काम नहीं कर रहा, असल में वो सिंटैक्स में क्यों मिस्टेक है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में यही होता है, ब्रैकेट को नहीं लगाया आपने ठीक, या वो कॉलम ठीक तरह ना लगाओ, या वो रेंज आपने ठीक तरह सिलेक्ट ना की हो, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, वो जैसे ही कोई छोटा सा मसला होना वो एरर दे देता। ठीक है, तो अगर आपने बिल्कुल ठीक लगाओगे ना, इंशाल्लाह ये काम करेगा। अच्छा जी, अब अगली एडजस्टमेंट आ गई है टैक्स की, देखें टैक्स की एडजस्टमेंट को, तो इब्राहिम देखें, जी अहमद देखें टैक्स को। चलो, टैक्स क्या है, एरियर में है, सेम ईयर था, तो उसी साल यूज करेंगे, ईयर वन का टैक्स ईयर वन पे ही अप्लाई करेंगे। टैक्स दो आने, एक टैक्स ऑपरेशनल कैश फ्लो पे, उसका क्या फॉर्मूला है, इक्वल माइनस के साइन से यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेम लिख रहा हूं उसने, माइनस के साइन के साथ यूज करना, क्योंकि टैक्स आपकी आउटफ्लो होगा, प्रॉफिट कमाया तो टैक्स पे करना है, आउटफ्लो। फॉर्मूला क्या है, ऑपरेशनल कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स। कितना है रेट ऑफ टैक्स? जी इब्राहिम, माइनस साइन लगाना जरूरी है ताकि आप मार्कर को प्रेजेंट कर सको, बता सको कि मैं टैक्स को एक्स माइनस कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये मेरी आउटफ्लो है, इसलिए। ठीक है, कितना है? 20% टैक्स है, 30% है? 20, अच्छा 20%। तो ये आपके पास टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। वंस अगेन हम इसको कॉपी और पेस्ट कर देंगे, तो तमाम ईयर का कैलकुलेट हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब दो वर्किंग रह गई, एक है टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस और एक है वर्किंग कैपिटल की। इसकी वर्किंग बना लेते हैं, एक मैं वर्किंग 1 लिख देता हूं और वर्किंग 1 लिखने के बाद ना इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये नीचे आके कर देता हूं। ठीक है, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस। इसके लिए क्या लिखूंगा, पहले फॉर्मेट बनाता हूं ईयर्स with 0, 1, 2, 3 and 4। इसके लिए मुझे चाहिए ओपनिंग बैलेंस और फिर ओपनिंग बैलेंस की बेसिस पे कैपिटल अलाउंस एंड बैलेंसिंग अलाउंस जानने, क्योंकि रिड्यूसिंग है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, कितने का था एसेट, 2500 का। कैपिटल अलाउंस का रेट कितना है, 25%। तो क्या फॉर्मूला होगा, ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 25% का, है ना। इसकी मैंने एग्जांपल एक करवाई है ना, कैपिटल अलाउंसेस कैसे ले रही है, बिल्कुल वैसे ही ले रहा हूं मैं। कितना आ गया, 625 के। ये 2 में क्या आएगा फॉर्मूला, क्योंकि यही फॉर्मूला बनेगा जी। एमएल ओपनिंग बैलेंस हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम उसने इन्वेस्टमेंट पर कहा है कैपिटल अलाउंसेस, दैट मींस ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई ना कोई हमारा नॉन करंट एसेट होगा। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस के फॉर्मूला को मैंने क्या बताया था, क्या करना है कॉपी, कब तक, ईयर 4 तक। ओपनिंग बैलेंस को आखिरी साल तक, कैपिटल अलाउंस के फॉर्मूला को नेक्स्ट सेकंड लास्ट ईयर तक। जी, ओपनिंग बैलेंस को आखिरी साल तक, कैपिटल अलाउंस के फॉर्मूला को 3 सालों तक। इसको भी मैं जरा 2 डेसिमल प्लेस कर देता हूं ताकि वैल्यू एटलीस्ट रीडेबल तो हो। और आखिरी साल मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं आखिरी साल, क्या फॉर्मूला लगता है, ओपनिंग बैलेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो ओपनिंग बैलेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, ये देखो ऊपर, ये रेजिडुअल वैल्यू 125 की है, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आखिरी साल का फॉर्मूला, ऊपर फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है। दिखाना क्या है, स्टेटस क्या है, बस अभी उनको कहना ये बच्चे नहीं आ रहे ना, वो सरासर कहते हैं उनको जरा फारस रख रहे हैं। ठीक है, तो हाँ जनवरी से खत्म करना है। मुझे कहा वैसे में रखा है, मुझे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पहला हिस्सा प्रैक्टिस चल रही है ना उसकी। ठीक है, हाँ हाँ देखो, बस नीचे देखो। अच्छा, अब इस पे लेनी है हमें टैक्स सेविंग। तो टैक्स सेविंग्स कैसे लेंगे, सेम ही है तो ईयर 1 का 1 में ही आएगा। कैसे लेना है, कैपिटल अलाउंस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स, सॉरी 20% है ना। तो क्या बन गया आपके पास, टैक्स सेविंग। वंस अगेन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो ये टैक्स सेविंग हर साल की आ गई।
ये 25% लगाई है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा ख्याल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 25% ही उसने बोला। ठीक हो गया, इसको अब रेफर कर देते हैं ऊपर। हाँ हाँ कर लो, कोई मसला नहीं। लास्ट ईयर का है ओपनिंग बैलेंस माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस तो ईयर 4 का उसके ऊपर ही, रेजिडुअल वैल्यू वो मेन जो एनपीवी का फॉर्मेट था वहां पे लिखी हुई थी, उसको रेफरेंस दे दिया मैंने। ये 20% ही लिया हमने टैक्स, रेट ऑफ टैक्स देखो 20% ही लिया, कैपिटल अलाउंस का रेट 25% है, रेट ऑफ टैक्स तो हमने 20% ही लिए। ठीक है यासर, अब इसको ले जाए ऊपर। अच्छा अब ये नोट कर लो, ये ध्यान से देखना है आपने कि जब आपने एक वर्किंग करनी है, वर्किंग के आंसर आ गए ना टैक्स सेविंग्स को, अब आपने इस टैक्स सेविंग्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि सेल रेफरेंस देना है। क्या देना है आपने? सेल रेफरेंस। कॉपी पेस्ट करोगे ना तो वो फॉर्मूला कुछ और ही कॉपी करके ले जाएगा, वैल्यू लेके नहीं जाएगा। अब ये सेल रेफरेंस आप कैसे दोगे? आपने सिंपली क्या करना है, इक्वल का साइन यूज करके जो भी सेल रेफरेंस देना है बस उस सेल पे क्लिक कर दो। जैसे देखो मैंने सिर्फ इक्वल दबा के बस उस सेल का रेफरेंस दे दिया, तो आप देखोगे ये वर्किंग जो है वो आपके पास आ गई। जो टैक्स सेविंग आपने वर्किंग 1 में कैलकुलेट की है वो आपके पास आ गई है। और आपने चूंकि पैटर्न सेम है तो वंस अगेन आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे ना तो आपके पास ये सारी रेफरेंसिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो नीचे आपने टैक्स सेविंग कैलकुलेट की है वो देखो ऑटोमेटिकली आ गई। अहमद मेरी जान, अभी तो बताया, 3 दफा बता चुका हूं मैं। सबसे पहले अहमद आप कोशिश किया करो कि क्लास में आने से पहले ना, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से वीक हो, तो क्लास में आने से पहले आपने टॉपिक को अच्छी तरह रिवाइज करके आना है। ठीक है, अब ये टॉपिक पढ़ाते वक्त मैंने बताया कि आखिरी साल आपने अलाउंस कैसे निकालना है, ओपनिंग बैलेंस माइनस रेजिडुअल वैल्यू से। एक्सेल में करना देखो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप है आपका टॉपिक यानी नॉलेज आता हो। पहले आपको बताओ कैपिटल बैलेंस का अलाउंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये होते क्या है, पहले तो ये पता होगा तब जाके एक्सेल में सीखोगे। तो अगर आपको यही नहीं आइडिया होगा कि कैसे लेने हैं तो फिर आप एक्सेल पे भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज होगे। ठीक है, इसीलिए टॉपिक पहले है, प्रैक्टिस बाद में। ज्यादा प्रैक्टिस से तैयारी करनी है लेकिन टॉपिक के बगैर नहीं। अब वर्किंग टू को देखें हम, क्योंकि वर्किंग टू हमने किसकी बनानी है जी? वर्किंग कैपिटल की। इसकी मैंने रेफरेंस दे दिया और इसको भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। पीछे आवाज क्यों आ रही है, क्या गप्पे लग रही हैं यार, मुझे भी बताओ। कुछ इंटरेस्टिंग है तो मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ यार उसमें। ठंड हो गई है तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, गर्म करूं?
जी कल और परसों ऑनलाइन क्लास होगी। जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन क्लियर नहीं होता तब तक बाय डिफॉल्ट अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे एंड सैटरडे को ऑनलाइन क्लास होगी, एक बात। दूसरा, एवरी फ्राइडे आपकी क्लास 15 मिनट्स अर्ली स्टार्ट होगी, दैट वुड बी 11:15। ठीक है, एवरी फ्राइडे 11:15 पे स्टार्ट होगी और कोशिश करेंगे 5 मिनट्स पास 1 पे हम अपनी क्लास को मैक्सिमम खत्म करते ताकि जुम्मा हम आराम से पढ़ सके। ठीक है, 11:15 से क्यों यार तू 1:30 बजे पढ़ नहीं, पाकिस्तान में यही तो फायदा है, आपको हर 15 मिनट बाद जुम्मा मिल जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ी हिम्मत कर लो, कोई बात नहीं, नहीं भी आना इधर, वो बच भी रहा है। जुम्मे वाले दिन कॉलेज नहीं भी आना, वो पेट्रोल बच भी रहा है। अच्छा, अब ये वर्किंग कैपिटल को आपने बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने एक चीज सिखानी है। अभी तक हमने जितनी नेट कैश फ्लो बनाई है ना वो सारी चीजें मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाई है, बट वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको एक चीज सिखानी है। वो सिखानी मैंने क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर वो कहता है इन्फ्लेट हो रहा है। अगर वो कहता है इन्फ्लेट हो रहा है तो हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करना है वो सीख लो। यानी कि मैं आपको ये स्पेशली बताने लगा हूं कि वर्किंग कैपिटल को इन्फ्लेट कैसे करना है। हमने जो इन्फ्लेशन को इंक्लूड करने का तरीका सीखा वो वर्किंग कैपिटल में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा ये बात। तो वर्किंग कैपिटल में कैसे इंक्लूड करना है, आए सबसे पहले तो वो वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो का पहले वो फॉर्मेट बना ले। ठीक है, कोई ईयर्स आ जाएंगे सबसे पहले तो भाई 0, 1, 2, 3 एंड 4। दो हेडिंग बनाता हूं, एक रिक्वायर्ड एट स्टार्ट की कि कितना वर्किंग कैपिटल शुरू में चाहिए, दूसरा इससे क्या बनानी है मुझे, कैश फ्लो। तो ये हेडिंग जरा बना लें पहले। ये मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एटलीस्ट हेडिंग इसकी बना लें और कुछ जो मैं वर्किंग करके बताऊंगा वो नोट कर लें क्योंकि ये टॉपिक का भी पार्ट है ना, ताकि आपको पता लग जाए मैंने क्या फॉर्मूला लगाना है। बेशक वैल्यूज के साथ ही लगाना है लेकिन क्या फॉर्मूला लगाना है वो नोट कर लो आप। क्वेश्चन में कितना वर्किंग कैपिटल से बोला हुआ है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी बोली हुई है, 1.5 मिलियन। कब करनी है ये इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट ऑफ ईयर 1। मैंने यहां पे चूंकि स्टार्ट हेडिंग क्या दी, रिक्वायर्ड एट स्टार्ट, यानी स्टार्ट का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, तो ईयर 1 का स्टार्ट का मतलब है मैं इसको कहां लिखूंगा, ईयर 1 में। कैश फ्लो में 0 में आएगा लेकिन रिक्वायर्ड की हेडिंग क्या आ गई, अभी इसको फिलहाल 1 में लिखा क्योंकि हेडिंग क्या है, स्टार्ट ऑफ ईयर 1। तो यहाँ पे लिखने का मतलब ही होगा ये ईयर 1 के स्टार्ट में, ये ईयर 2 के स्टार्ट में, 3 के स्टार्ट में, 4 के स्टार्ट में है। मैंने कैश फ्लो को एंड को लेके आना है प्रीसीडिंग पीरियड में, रिक्वायरमेंट को मैं अभी कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ईयर 1 में इसका मतलब है कितना वर्किंग कैपिटल है, 1.5 मिलियन का। हम चूंकि 1000 में वर्कआउट कर रहे हैं तो 1500 हो जाएगा। हो गया, हो गया। अब वर्किंग कैपिटल के बारे में उसने कहा है कि हर साल चेंज होगा विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन कितनी है जी, 6% की। तो हमें अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है इन्फ्लेशन के बाद। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड को आपने इन्फ्लेट कैसे करना है, आपने फॉर्मूला लगाना है इक्वल प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का लेना है यानी ऑलरेडी कितना इन्वेस्टेड है और उसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन।
1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कोई पावर नहीं लेनी। लिख भी देता हूं मैं इसको तरफ, मैं बताता हूं इसकी वजह। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं इन्फ्लेशन के साथ बताना है मुझे यहां पे। तो इन्फ्लेशन के साथ कैसे लेंगे हम, आपने प्रीवियस रिक्वायर्ड और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन के। ठीक है, तो आपके पास इन्फ्लेटेड रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल बनेगा, कैश फ्लो नहीं बनेगी। क्या बनेगा, इन्फ्लेटेड रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो तो क्या होती है, क्या होती है वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो, डिफरेंशियल। ठीक है, क्या होती है, थोड़ा ऊंचा, वो वाली चीटिंग नहीं करनी, वो एक बच्चा होता है मीरजादे का, कोई बूटी लेके चला जाता है, बूटी लगा के जब वो वापस आता है कहते हैं हाँ चली काम की बूटी, कहते हैं हाँ हर चीज तो मैंने ठीक लिख ली, लेकिन वो जो जगह जगह पे हाथ का निशान बना हुआ था ना, वो नहीं था बन रहा मुझे पेपर में। नहीं आई समझ, लगता कभी बूटी नहीं लाई तुसी, या कभी कोई की इस्तेमाल नहीं की तुसी। अल्लाह माफ करे, शराफत तो वैसे ही खत्म है आप पे। यानी कि यहाँ पे अब मुझे वर्किंग कैपिटल यूज करना, तो क्या करूंगा, प्रीवियस वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और वर्किंग कैपिटल में इन्फ्लेशन कितनी है 6% की, तो 1.06 से बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई पावर यूज नहीं करनी, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल आ जाएगा ईयर 2 का। समझ आ गया, पावर यूज नहीं करनी। क्यों यूज नहीं करनी, इसकी वजह यह है कि जो हम रेवेन्यू के ऊपर यानी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वगैरह के ऊपर जब हम इन्फ्लेट कर रहे हैं ना, तो वहां पे प्राइस है करंट प्राइस। कौन सी प्राइस है, हम ईयर 0 की प्राइस को इन्फ्लेट कर रहे थे, यानी अगर मुझे ईयर 3 की सेल्स निकालनी है तो प्राइस कौन सी है, 0 वाली, तो मैं 0 से 3 तक जा रहा हूं, तो कितनी दफा इन्फ्लेशन आएगी, 3 सालों की। कितनी दफा आएगी इन्फ्लेशन, 3 सालों की, 3 दफा ही, इसकी पावर बन गया 3। लेकिन जब मैंने वर्किंग कैपिटल पे फॉर्मूला लगाया, तो वर्किंग कैपिटल पे मैं वैल्यू हमेशा ले रहा हूं प्रीवियस ईयर की, यानी अगर मुझे ईयर 3 का रिक्वायर्ड लेना है तो मैंने उसके लिए वर्किंग कैपिटल कौन सा इस्तेमाल किया, ईयर 2 का, 0 वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा, 0 वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ईयर 2 का, पिछले साल का। तो अगर मुझे ईयर 2 से ईयर 3 तक आना है तो कितनी दफा इन्फ्लेट करना है, एक ही मरतबा। अब वो बाय डिफॉल्ट ही होती है पावर 1, किसी भी वैल्यू की बाय डिफॉल्ट पावर 1 है, वो मुझे मेंशन करने की जरूरत ही नहीं, और हर दफा 1 ही रहेगा। इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड में मुझे इन्फ्लेट करते वक्त पावर इस्तेमाल नहीं करना, ये एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को जो ईयर 2 में लगा है ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, तो ये ईयर 4 तक वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बन, 3 और 4 के लिए क्या करूंगा मैं,
ये 2 में कैलकुलेट किए को 3 और 4 में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये सब ने लास्ट में जाके आज सवाल जो है इसको कर लेना जरा काइंडली, ताकि आप जब सवाल करोगे उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएंगी, फॉर्मूला में प्रॉब्लम आएगी, वहां पे फिर ये रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना और वहां से देख लेना मैंने कैसे समझाया। ठीक है, फिर भी ना समझ आए तो उसको उस क्वेश्चन को नोट कर लेना और कल लास्ट में मुझसे फिर पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, ये जरा थोड़ी अब अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास लैब अवेलेबल नहीं है, वरना लैब में तो क्या होता है कि मैं साथ साथ आप कर रहे हो तो फिर जिसको कोई समझ नहीं आती मैं उसके सिस्टम पे जाकर उसको बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। ठीक है, अब बनाते हैं जी इसकी कैश फ्लोज। बनाएंगे कैश फ्लोज, हम कैसे बनेगी कैश फ्लोज? एक तो सबसे पहले वर्किंग करेंगे प्रीवियस ईयर से, है ना। अब देखो ये सारी वर्किंग मैंने स्प्रेडशीट पे समझाई थी, कल मैंने वर्किंग कैपिटल की वर्किंग समझाई हुई है। एक मिनट मैं कर लूं फिर देता हूं। फॉर्मूला बनेगा इक्वल, इमीडिएटली ऊपर देखा ऑलरेडी कितना इन्वेस्टेड है, 0 में तो कोई इन्वेस्टेड था ही नहीं, माइनस जितना चाहिए था ईयर 1 के स्टार्ट में, तो आपके पास माइनस 1500 आ जाएगा। बाद में क्या करना है आपने, इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लोज आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली आखिरी साल की रिकवरी भी बन जाएगी। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे? नहीं, इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन की वजह से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू की बात कर, हाँ प्रेजेंट वैल्यू तो डिक्रीज करेगी, ये तो अभी कैश फ्लो है ना, प्रेजेंट वैल्यू तो लेनी है अभी इसकी। आप प्रेजेंट वैल्यू पे पूछ रहे हो तो चंदा ये भी कैश फ्लोज है, प्रेजेंट वैल्यू तो अभी हमने इसकी बनानी है, अभी तो सारी कैश फ्लोज है, डिस्काउंटिंग तो अप्लाई नहीं किया अभी हमने। कैश फ्लोज बढ़ जाती हैं क्योंकि देखो ना, मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री अगर आपकी महंगी होगी तो पिछले सवा 100 यूनिट के लिए अगर $10 के लिए $1000 ब्लॉक थे, अब वही यूनिट अगर 10 के बजाय $11 का होगा और यूनिट 100 ही है तो अब आपको $11,000 आपके ब्लॉक हो गए, तो $1000 एक्स्ट्रा ब्लॉक होना शुरू हो गया। तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके फंड ज्यादा ब्लॉक होंगे। ठीक है, हाँ जहां तक आप बात प्रेजेंट वैल्यू की करें वो आपकी बात ठीक है, बट अभी हम प्रेजेंट वैल्यू तो लेनी है अभी हमें। क्यों जी, ठीक हो गया? वंस आप ये कैश फ्लो कैलकुलेट करोगे तो इसी तरह से जैसे हमने टेक्स्ट में रेफरेंसिंग की थी वैसे ही आप ये वर्किंग कैपिटल की कैश फ्लो की भी रेफरेंसिंग कर दोगे। एक ईयर का रेफरेंस कर देना और बाकी आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया? देखो सारी कैश फ्लोज मुकम्मल हो गई तो अब क्या करते हैं, सम करेंगे तो नेट कैश फ्लो बन जाएगा। कॉमन मिस्टेक बताता चलता हूं, नेट कैश फ्लो में फॉर्मूला लगाते वक्त कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि बेदहानी में ना सब पर ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, सेल से शुरू कर देते फॉर्मूला। नेट कैश फ्लो कब से लेनी है आपको, कब तक लेनी है? एक और मिस्टेक, रेजिडुअल वैल्यू तक। वो क्या गलती करते हैं, गलती से इन्वेस्टमेंट तक का ही टोटल कर देते हैं। उससे क्या होता है, आखिरी साल में जब रेजिडुअल वैल्यू है वो टोटल में शामिल ही नहीं होती, गलती हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल सम ब्रैकेट ऑन और ऑपरेशनल कैश फ्लो से रेजिडुअल वैल्यू तक का टोटल और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका सम हो जाएगा। सम करोगे तो क्या बन गई आपकी नेट कैश फ्लो। ठीक हो गया? वंस अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं
तो आपके पास नेट कैश फ्लोज तमाम ईयर की बन जाएंगी। आ गई? कोई बात नहीं, बिठा लेता हूँ, आपका काम। भाई मेरे अंडे हैं, खाना नहीं। लूज बॉल फेंक दी है मुझे लगता है मैंने, हैं? यार ये बैग अपना चेंज ही करता हूँ, पहला दूसरा बैग बड़ा ही बहुत था। आगे बढ़े, आगे बढ़े। गलत हो गया यार, कहा। अच्छा, अब चलते हैं प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? नेट कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर के साथ। डिस्काउंट फैक्टर कैसे लेने? 1 प्लस रेट की पावर माइनस एन। तो यहां हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल नेट कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट। कितना है रेट? 12% था, तो 1 प्लस 12% कितना होगा? 1.12। 1.12 लिखा, इसकी लेंगे पावर। नाउ अनदर कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो क्या? माइनस का साइन लगाना भूल जाते हैं। या आप शुरू में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन मिस्टेक, ये आप नोट करना है कि शुरू के 1-2 सालों में 70% स्टूडेंट ने ये गलती करनी है। आइडेंटिफाई इसलिए कर रहा हूं कि भाई इस पे बस थोड़ा शुरू में ध्यान रख रहे हैं, बाद में तो आदत हो जाएगी तो ठीक ही हुआ करें। पावर के बाद माइनस, और माइनस लेने के बाद ये ईयर को रेफरेंस दे देंगे हम। तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लग गया। पहले साल तो नेट कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी, उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं आना। नहीं, नॉमिनल है, 12% नॉमिनल था। ठीक है, क्या प्रिंसिपल बताया हुआ है मैंने? ये देखो, ये ना प्रॉफिट मेथड। क्या करना है? रियल कैश फ्लो को नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। आप देखो, मैंने जितनी कैश फ्लोज दी थी उसमें जहां जहां इन्फ्लेशन का असर था इंक्लूड करके नॉमिनल कैश फ्लो बनाया। ये देखो, नॉमिनल कैश फ्लो में ऑपरेशनल कैश फ्लो की जहां तक बात है उसका फॉर्मूला यही है कि पहले रियल कैश फ्लो बना रहा था यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। रियल कैश फ्लो थी क्योंकि प्राइस रियल में थी ना, तो कैश फ्लो रियल बनी। उसमें आगे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर एन लेके नॉमिनल बनाता जा रहा था। तो मेरी नेट कैश फ्लो सारी की सारी क्या है? नॉमिनल। अब जब डिस्काउंट करना है तो कौन सा रेट इस्तेमाल करना है मुझे? नॉमिनल। क्वेश्चन में नॉमिनल रेट गिवन था, उसी पर डिस्काउंट कर दिया। अगर सिर्फ रियल रेट गिवन होता तो पहले नॉमिनल रेट बना लेता। नॉमिनल रेट बनाते कैसे हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वन सेकेंड क्या करूंगा मैं, इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो ये तमाम ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्यों जी, आ गई? क्यों जी, आ गई? आगे बढ़े। अब क्या करना है हमने? इसका टोटल करेंगे तो एनपीवी होगा। तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल सम, और ये हमने टोटल का फॉर्मूला लगाया तो ये एनपीवी बन जाएगी। हम्म
दोबारा दिखा देता फॉर्मूला आपको। अब ठीक हो गया। तो ये आपके पास एनपीवी बन गई प्रोजेक्ट की 11,980.26 जी अहमद। ये मैं दिखा देता हूँ। नेट कैश फ्लो 12% रेट था तो 1.12 हो गया, और पावर के बाद माइनस ये जो D2 है ये ईयर है। सवाल में उसने हमसे क्या मांगा था, क्या कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर लिए, एंड कमेंट भी मांगा था, कैलकुलेट कर लिए ना एनपीवी। अच्छा, जो चीज आपसे रिक्वायरमेंट में मांगी हो ना, जब आप उसको कैलकुलेट कर लो तो आपने उसके बाद दो काम करने उसके बारे में। क्या करने आपने? क्या? एक तो कोशिश करनी है कि उसको आप बोल्ड कर दो। क्या कर दो आप? बोल्ड कर दो। और दूसरी काम आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि उसको आप हाईलाइट कर दो। ठीक है, देखो एनपीवी मांगा था ना, तो जब मैंने एनपीवी कैलकुलेट किया है, मैंने इसको बोल्ड भी किया है, उसको हाईलाइट भी किया है। इसका पर्पस ये है, देखो एक मार्कर जो है, जब आपका स्क्रिप्ट मार्क करेगा, जब आपका पेपर चेक कर रहा होगा, तो वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज के बारे में होगा। पहले प्राइमरी उसका इंटरेस्ट ये होगा कि जो सवाल मैंने पूछा था बच्चे ने जवाब कहाँ दिया है, उसका कहाँ पे लिखा हुआ उसका जवाब। उसकी जो मार्किंग की अप्रोच है ना, कि आपने ठीक कैलकुलेट किया या नहीं किया, वो आपके जवाब से वर्क बैक देखता है, प्रीवियस बैकवर्ड देखता है कि हाँ भाई फाइनल जवाब इसका ये है, इसके पीछे ये चीजें ठीक है या नहीं। ठीक है, अब देखो आप सब मुझे पढ़ रहे हो, हैं मुझे पढ़ रहे हो, जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है वैसे फॉलो करके आप प्रैक्टिस करोगे। ये इंशाल्लाह कौन सा वाला है, वर्जन 1 है या वर्जन 2? बताऊं दोनों वर्जन क्या है इंशाल्लाह के? पहला वर्जन इंशाल्लाह का ये है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। वर्जन 1। वर्जन 2 ये है कि मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी होगी तो मुझे करवा देगा, मैं तो कुछ नहीं करना। हाँ जी, अब कौन से वाला वर्जन है? पहले वाला। हाँ, तो मैं तो कुछ नहीं करना, अल्लाह ही कराए। यार हमने उम्मत मोहम्मदी बनना है, उम्मत मूसा नहीं बनना। क्या फर्क है उम्मत मोहम्मदी और उम्मत मूसा में? है खाना भी बना बनाया है। जब हुक्म आया ना, सख्त हुक्म आया उम्मत मूसा के ऊपर, तो मूसा की उम्मत ने उसके आगे क्या आर्ग्यूमेंट दिया, क्या जवाब दिया पता है? हैं? जवाब ये दिया, जाओ मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, जाओ तुम यानी मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह, जाओ जाके ये हुक्म पूरा करो, हम तो नहीं जा रहे। इनकार कर दिया, हमने नहीं करना था। ठीक है, जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, जिसमें सहाबी हैं सबसे आगे,
उनको जब सख्त हुक्म आया तो उन्होंने कहा, क्या कहा? उनका 90 एकम साहब है। ठीक है, तो उम्मत मोहम्मदी बनना है, उम्मत मूसा नहीं बनना। अच्छा, D20 पे कह रहे हैं, ये ले यार, D20 पे क्लिक कर दिया। सॉरी एनस, मैंने देखा ये भी आपका है। ओके हो गया। अब अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने कहा था एनपीवी कैलकुलेट करो एंड कमेंट करो। तो हमने एनपीवी कैलकुलेट तो कर दी, बट अभी कमेंट नहीं किया। तो अब हम कमेंट करेंगे, फिर एनपीवी को कंप्लीट करते हैं। तो कमेंट क्या करें अब हम? प्रोजेक्ट क्या है? एक्सेप्टेबल है ना? क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करके। तो मैं लिखता हूं, सिंस द एनपीवी of the project is positive, so the project should be accepted। ये आपका कमेंट हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका कमेंट हो जाएगा, 1 लाइन कमेंट हो जाएगा। बस कमेंट का 1 मार्क है, तो 1 लाइन कमेंट। उसने इवैल्यूएट नहीं कहा, उसने डिस्कशन नहीं कहा, बस कमेंट करने को बोला। तो कमेंट 1 लाइन होगा बस, कि भाई प्रोजेक्ट क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो। उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या फायदे होंगे इस इवैल्यूएशन मेथड के, हमें और क्या क्या देखनी है चीजें, हमने कुछ भी नहीं उस पर डिस्कशन करनी, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन कमेंट करना। ठीक है, तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पे कंप्लीट हो गई। समझ आ गया? जी समझ आ गया। यहां तक कोई क्वेश्चन? हाँ, क्या सवाल है? कौन सी बात समझाइए यार, वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तू ना समझ। जब तू बड़ा हो जाएगा ना फिर समझाऊंगा। ऐसे नहीं बेटा, करले ऐसे करने हैं ना, तो उसकी जगह मुनासिब होनी चाहिए। फिर मेरी जियादत के पीछे पड़ा हुआ। अच्छा, अब हमने करनी है इसी की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए अब आपने यहाँ पे 5 सवाल है, 5 सवालों की हमने एनपीवी कैलकुलेट करनी है। एक तो कुछ सवालों की एनपीवी तो मैं कल आपके साथ कैलकुलेट करूंगा, ताकि आप साथ साथ करेंगे। अब जरा, क्योंकि पैटर्न सेम है, समझाना तो है मैंने एक एक चीज आपको इंशाल्लाह दोबारा से प्रैक्टिस में, लेकिन ज्यादा अब आप परफॉर्म करेंगे, मैं आपको सपोर्ट रोल प्ले करना शुरू करूंगा एटलीस्ट एनपीवी के क्वेश्चन में। यहाँ पे प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी। अभी जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन क्लास असाइनमेंट के लिए एडवोकेट किए, भी होम असाइनमेंट नहीं है, होमवर्क के लिए और दूंगा प्रैक्टिस। उसमें सारे के सारे इसकी एक रिक्वायरमेंट कम से कम यही है कि प्रोजेक्ट की क्या करो, एनपीवी निकालो। उसका पैटर्न तकरीबन यही है कि नेट कैश में बनानी है और एनपीवी बनानी है। इंफॉर्मेशन यानी डेटा भी तकरीबन ऐसे ही है। ठीक है, कल से जो हमारी क्लास है, कल या परसों, क्योंकि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की वजह से ऑनलाइन है,
तो सबने ज़ाहिर है ऑनलाइन ही लेनी है, तो कल वो जो 2 डिस्प्लेस वाली बात मैंने की थी वो जरूर, ठीक है। हाँ, अब मैं करने क्या जा रहा हूं, अभी हमने सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा। लेकिन अब जो मैं सॉल्व करूंगा वो मैं समझाते हुए करूंगा, लेकिन जल्दी से करूंगा, यानी मैं वेट नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ परफॉर्म कर लें। जो साथ साथ तेजी से कर सके अच्छी बात है, लेकिन मैं एक्चुअली बताना ये चाहता हूं कि हम कितना क्विकली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और मैं समझाने के साथ साथ कर रहा हूं, यानी अगर मेरी कंसंट्रेशन आपको समझाने में ना लगे तो और भी जल्दी परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी सीखना है कि इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी हमने किस स्टैंडर्ड पर पहुंचना। क्वेश्चन आप देखोगे, मैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूं, बल्कि हम आने वाले शायद 1-2 दिन हम और प्रैक्टिस करें तो आप देखोगे कि पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए जी, तो ये अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डायरेक्टर ऑफ पेल्टा कंपनी के नाम से है। इसमें ज्यादा आप लोगों ने देखना है, सॉल्व सारा मैंने ही करना है, ठीक है। हाँ, डेटा एक्सट्रैक्शन आप जरा साथ साथ मेरे साथ अगर कर लें, कॉपी के ऊपर लिख लें, तो मुझे सॉल्व करते वक्त आसानी क्या होगी कि मैं आपसे डेटा पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाओगे, ठीक है। नहीं, अभी इब्राहिम हमने नहीं करनी बी वाली रिक्वायरमेंट, अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालें, एआरआर कैसे निकालते हैं वगैरह, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अभी टॉपिक के साथ करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहता है एनपीवी निकालनी है, रिक्वायरमेंट सेम है। द डायरेक्टर ऑफ पेल्टा कंपनी आर कंसीडरिंग टू प्लान इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग $25 मिलियन। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? $25 मिलियन। हमें एनपीवी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, नोट कर लो, इन्वेस्टमेंट इज $25 मिलियन। पेएबल एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इसमें सेल्स वॉल्यूम बता दिया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेल्स वॉल्यूम वगैरह डेटा नोट कर लो आप, क्योंकि मैं बार बार ओपन नहीं करूंगा। तो सेल वॉल्यूम पहले साल 520,000 का है, दूसरे साल 624, 717 एंड 788 का। इसमें बेशक नोट कर लो, ये 1000 में। सेलिंग प्राइस 30 की और तमाम ईयर में 30 की प्रेजेंटेड है, दैट मीन सेलिंग प्राइस कॉमन है, सेम है 30। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10, 10.2, 10.61 एंड 10.93 का है, जबकि फिक्स कॉस्ट 700, 735, 779 एंड 841 की $1000। ये इंफॉर्मेशन आपको नोट कर लेनी चाहिए। This information need adjusting to take account of selling price inflation of 4%। इसमें उसने कहा भी इन्फ्लेशन शामिल करनी है, कितनी? 4% की। एंड वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन ऑफ 3%, और वेरिएबल कॉस्ट पे कितनी इन्फ्लेशन चार्ज करनी है? अभी 3% की। The fixed costs which are incremental and related to the investment project, एक तो उसने क्लियर कर दिया कि फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट है, इररेलेवेंट नहीं है, इंक्रीमेंटल है, रेलिवेंट टू द प्रोजेक्ट है। आर इन नॉमिनल टर्म्स, यानी वो कह रहा है मैंने पहले से इसको नॉमिनल बता दिया है, इसको इन्फ्लेट करने की अब जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, इसको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। पेल्टा कम द ईयर 4 सेल वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, यानी ईयर 5 से ऑनवर्ड कितने होगा? जितना ईयर 4 में सेल्स। पेल्टा कंपनी पेज कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 30% 1 ईयर इन एरियस। टैक्स क्या है? 30%, लेकिन कब है? एरियर्स में। The company can claim tax allowable depreciation on a 25% reducing balance basis। कितनी है? 25% basis। The view of the director of Pelta company are that all investment projects must be evaluated over 4 year of operations। कितने सालों में हम इवेल्युएट करेंगे? 4 साल में। यानी उसने कहा बेशक ये फोर्सिबल फ्यूचर है, लेकिन आपने प्रोजेक्ट को 4 सालों पर इवेल्युएट करना है, यानी ईयर 5 से ऑनवर्ड नहीं देखना। ये उसने सिनेरियो में कह दिया। With an assumed terminal value at the end of the 4th year of 5% of the initial investment cost, जबकि उसकी टर्मिनल वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू का ही दूसरा नाम है, वो कितनी है? उसने इस दफा अमाउंट नहीं बताई, का 5% है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तो उसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
अब बोथ प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड पे बैक मस्ट बी यूज्ड, उसने कहा दोनों ही कैलकुलेट करने हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एनपीवी, रिक्वायरमेंट एनपीवी की है, ठीक है। और आगे लिखा द रियल आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 7% एंड द नॉमिनल आफ्टर टैक्स इज 12%। हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, नॉमिनल वाला, बाय डिफॉल्ट मेथड नॉमिनल वाला है। वैसे भी यहां पर आप देखोगे प्राइस में इन्फ्लेशन फर्क है, वेरिएबल कॉस्ट में इन्फ्लेशन फर्क है, तो रियल मेथड यूज नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये हमने इंपॉर्टेंट डेटा लोड कर लिया। अब सॉल्व करें हम इसको। तो पहले तो ईयर लिख रहा हूं मैं, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि विजिबल ठीक रहे। प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, नहीं हमने इवैल्यूएशन 4 सालों पे करना है, बेशक उसने कहा फोर्सिबल फ्यूचर है, लेकिन उसने क्या कहा है, हाँ क्या हमने 4 सालों पर इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन आ गया, अहमद मेरी जान, मैंने आपको ये बता दिया कि डिफॉल्ट मेथड, यानी अगर कुछ भी ना कहा हो तो आपने ये मनी मेथड यानी नॉमिनल मेथड ही यूज करना है इन्फ्लेशन का। दैट मींस कि अगर रियल से करना होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, ठीक है। अच्छा मैंने लाइफ 4 साल है, मैंने 4 साल पे इवेल्युएट करना है, लेकिन मैंने ईयर 5 भी लिखी है, क्यों बोला, हाँ टैक्स अगर एरियर में होगा तो उसका टैक्स इफेक्ट अभी अगले साल आएगा, ईयर 4 का टैक्स इफेक्ट ईयर 5 में आना था, इस वजह से, ठीक है। अच्छा पहला काम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि जो इंफॉर्मेशन डिफरेंट है पहले वो लिख लें, एक यूनिट्स है, दूसरी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट्स किस में लिखने हैं जी, 1000 में, तो पहले जरा मुझे ये इंफॉर्मेशन बता दो, 1 में कितने यूनिट्स हैं, 520, 2 में 624, 3 में 717, और आखिरी साल 788, ठीक है, ये यूनिट लिख लिए। इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बताई हुई है, 10, 10.2, 10.61, 10.93। वर्किंग मैं करूंगा $1000 में सारी, इसको कॉपी पेस्ट करना है, फॉर्मेट बनाते हैं सेल्स, इसमें से आनी है वेरिएबल कॉस्ट, और आनी है जी फिक्स कॉस्ट, बनेगा ऑपरेशनल कैश फ्लोस, इस पे लेना है टैक्स, टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंस। वर्किंग कैपिटल का इस सवाल में जिक्र नहीं है, उसको लिखने की भी जरूरत फिर हमें नहीं पड़ेगी। और क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल वैल्यू, इससे क्या बन जाएंगी, नेट कैश फ्लोस, और उसके बाद हमने लेनी इसकी प्रेजेंट वैल्यूज और फिर एनपीवी, ठीक है। क्या बताया मैंने, पहले काम क्या करो, जो सबसे आसान है उन वैल्यूज को लिख लो, और सबसे आसान क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लिखना, कितना था 25 मिलियन, 1000 में लिखने तो -25,000। अच्छा एक काम मैंने आपको और कहा हुआ है, वो क्या, कि सारी वैल्यूज को शुरू में ही इकट्ठा सिलेक्ट करके 2 डेसिमल प्लेस कर देना, ठीक है, तो ये 2 डेसिमल प्लेस में निकलती है। अच्छा रेजिडुअल वैल्यू कितनी है,
ईयर 4 में आएगी, वो चौथे साल है ना, कितनी है, इसी 25,000 का 5%। तो ये 1250 की क्या है, रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा आसान के इस सवाल में आसान फिक्स कॉस्ट भी, क्योंकि वो नॉमिनल टर्म्स में और गिवन है, वो भी लिख लेते हैं। कितनी कितनी है वो, 700 की माइनस 725 35 है, फिर 779। ठीक है, ये सीधा सीधा गिवन थी, इसलिए यहां पे ये भी आसान था, इसको पहले कर दिया। अब क्या करना हमने, सेल्स रेवेन्यू, तो सेल्स रेवेन्यू का फॉर्मूला होगा यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस है 30, इसको इन्फ्लेट करना है, और सेलिंग प्राइस तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 4% का, तो 1.04 और उसकी पावर n, यानी ईयर 1। तो ये सेल्स रेवेन्यू आ गया, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो ये चारों सालों का सेल्स रेवेन्यू बन जाएगा। देखो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह कैलकुलेशन चल रही है। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल माइनस यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इन्फ्लेशन यहां पे कितनी है 3% की, सो मल्टीप्लाई करेंगे 1.03, इसकी पावर n। ठीक है, पावर आपने 1 टाइप भी करना है, ईयर को रेफरेंस देना, ताकि कॉपी पेस्ट करो तो रिलेटिवली ईयर एडजस्ट हो जाए। इसको भी कॉपी पेस्ट किया तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसके बाद सम कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ऑपरेशनल कैश फ्लो। इसके बाद क्या लेना हमने, टैक्स, टैक्स है एरियर में, तो कैलकुलेशन यानी ऑपरेशनल कैश फ्लो ईयर 1 की लूंगा, लेकिन कैलकुलेट ईयर 2 में जाके करूंगा, ताकि वो टैक्स एरियर में कैलकुलेट हो। इक्वल माइनस ऑपरेटिंग कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स, कितना रेट ऑफ टैक्स है, तो ये आपके पास टैक्स कैलकुलेट हो गया। इसको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये आपके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो का टैक्स आ गया। अब क्या रह गया, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस, रिड्यूसिंग बैलेंस पर है, वर्किंग बनानी पड़ेगी ना, तो बनाते हैं वर्किंग वन। ठीक है, 5 साल, एक आना है ओपनिंग बैलेंस और एक क्या आएंगे कैपिटल अलाउंस एंड बैलेंसिंग अलाउंस, है ना, और फिर उस पर टैक्स सेविंग्स आ जाएंगी। तो कितना है 25,000 की, ईयर 1 का ओपनिंग बैलेंस कितना है 25,000, कैपिटल अलाउंस का रेट कितना है, तो ओपनिंग बैलेंस इंटू 25%। देखो एक एक वर्किंग जो है वो पिछले सवाल में की हुई, कोई फर्क ही नहीं, हालांकि दूसरा एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 क्वेश्चंस और अब आपने खुद भी करने हैं, आप देखोगे तकरीबन ऐसे ही सॉल्व होगा, कोई खास चेंजेस नहीं है। तो ईयर 2 का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, इसको ईयर 4 तक है ना आखिरी साल हमारा, प्रोजेक्ट का आखिरी साल तो ईयर 4 है, ईयर 4 तक ओपनिंग बैलेंस को और कैपिटल अलाउंस के फॉर्मूला को कब तक कॉपी करना है, ईयर 3 तक। आखिरी साल क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये ऊपर 1250 की कैलकुलेटर, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको जरा मैं सिलेक्ट करके 2 डेसिमल प्लेस क्लिक कर दूं, अब आप टैक्स सेविंग पे, तो टैक्स सेविंग में फिर वही वाली कहानी, एरियर में है तो 1 साल बाद देखेंगे। सो इक्वल कैपिटल अलाउंस ईयर 1 के हैं, कैलकुलेट ईयर 2 में कर रहा हूं एरियर की वजह से, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स, तो ये क्या बन गई टैक्स सेविंग। इसको भी मैंने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, आ जाएंगी। अब जब टैक्स सेविंग ले ली, इसको रेफरेंस पे के ऊपर ले जाऊंगा, सो इक्वल ये टैक्स सेविंग आ गई, बन गई।
अब सम करूंगा तो नेट कैश फ्लो बन जाएगा। इसको भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो तमाम ईयर की नेट कैश फ्लो आ गई। अब क्या लेनी है हमने, प्रेजेंट वैल्यू 12% पे, सो इक्वल नेट कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1.12 इसकी पावर माइनस ईयर। इसको भी कॉपी और पेस्ट, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई और इसका सम करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? या आपने एनपीवी कैलकुलेट भी कर ली। जी अगर देखो टैक्स एरियर में है तो तमाम किस्म के टैक्स एरियर में आएंगे। नहीं इब्राहिम, पिक्चर कोई नहीं लेनी है, बल्कि ठहरो, उस तो पहले स्क्रीन शॉट ले, मैं कहता ऐसी जैसी यार तू जरूर दस दे, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, नहीं होती उनमें इतनी है। अहमद आपने खुद करना ना क्वेश्चन, मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया, देखो ये सेकंड क्वेश्चन आपने एक्चुअली खुद करना था। मैंने आपको जल्दी से सिर्फ इसलिए करके दिया है, एक में आपको दो चीजें रियलाइज हो जाएंगे। मैं खुद सवाल किया तो आपको ये पता लग जाए यार इस सवाल में भी 100% वही काम किया जो पिछले सवाल में किया, तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देख सको कितनी जल्दी आप कर सकते हो। अभी आपसे उतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आप ये एनपीवी का क्वेश्चन कितनी स्पीड से कर सकते हो। हमने पहला क्वेश्चन जिसका फॉर्मेट कल बनाया हुआ था तकरीबन 1 बजे खत्म किया ना, और 11:45 पर हमने शुरू कर दिया था, तो 1 आवर 15 मिनट लगा दिए थे, जिसमें भी क्वेश्चन भी कल पड़ा हुआ था, फॉर्मेट भी बनाया हुआ था, तो बहुत टाइम कंज्यूम किया, लेकिन एक एक बात समझ नहीं थी। लेकिन अगर आपको एक चीज आती हो तो शुरू से लेके आखिर तक पूरा सवाल पढ़ने से लेके एंड तक उसको कंप्लीट करने तक ये विदिन 15 मिनट सॉल्व हो जाएगा। ये बस आपको बताना था मुझे, ठीक है। कमेंट करें, नहीं आप भी इंशाल्लाह कर लोगे, सिर्फ प्रैक्टिस कर दीजिए, ठीक है। आप भी इंशाल्लाह कर लोगे, सिर्फ जिस तरह से गाइड कर रहा हूं ना आपने उस तरह से चलते हो, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, कमेंट करें, क्या कमेंट करना चाहिए मुझे जरा बताओ, क्या कमेंट करूं हैं? मेरा रिक्वायरमेंट देखो, उसने कहा कमेंट करो प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी पे, सो रिक्वायरमेंट इज मस्ट। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में उसने कहा ही नहीं था मुझे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी पे कमेंट करो, कहा बस एनपीवी कैलकुलेट करके दो। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाली है। समझ आ गया? जो चीज उससे हमसे नहीं मांगी हमने उसको कैलकुलेट करके नहीं देनी। इस सवाल में था नहीं ना यार, मैं क्या करूं फिर, अपने पास से लेके आऊं। इब्राहिम वो जब भी रिक्वायरमेंट में है तब जवाब देंगे ना, अभी से नहीं जवाब देना ना इसका, है? नहीं नेगेटिव मार्किंग का चक्कर नहीं है पेपर में ना, नेगेटिव मार्किंग का चक्कर नहीं है।
लेकिन देखो नेगेटिव मार्क्स हैं मेरे नजदीक यू आर एक्चुअली लूजिंग दी मार्क्स। वो मार्क्स लूज करने का सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको माइनस में मार्क्स दे रहा है। देखो मार्क्स लूज ये भी हो रहे हैं कि एक चीज जिसके नंबर नहीं थे आप उसमें टाइम लगा दें, क्योंकि उस टाइम के अंदर आप कुछ और करके मार्क्स गेन कर सकते थे, वो आपने गेन नहीं किए, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बेनिफिट फोरगो कर रहे हो। इस सवाल में तो नंबर नहीं घटे, लेकिन किसी दूसरे सवाल में यही टाइम लगा कर जो नंबर आपने अचीव करने थे वो नहीं मिले आपको, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के प्रिंसिपल पे देखोगे तो कुछ लूज कर रहे हो आप, ठीक है ना। इसलिए क्यों जी, समझ आ गया। अब जितने आगे क्वेश्चन है ना उसकी रिक्वायरमेंट ए, इधर अब सुन लो, जितने भी आगे क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट ए प्रोजेक्ट की एनपीवी के ऊपर ही, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने, कोशिश करनी है कि इसको मैक्सिमम बाय सैटरडे वाइंड अप कर लो, ताकि मैं आपको आगे होम असाइनमेंट दूं। हमने अब क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करने के अलावा भी उसने क्वेश्चन में जो चीजें पूछी हुई वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसी सवाल की अगली रिक्वायरमेंट में उसने हमसे डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट करवाया होगा, तो मैं आपको गाइड करूंगा डिस्काउंटेड पे बैक कैसे देना। आपने कोशिश करनी है ये पेल्टा कंपनी वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कम से कम और अगला क्वेश्चन, उसकी एनपीवी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है बिफोर दी क्लास। और कल क्लास कितने बजे? 11:15 पे, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम हमारी क्लास का होगा 11:15, 15 मिनट पहले। एवरी फ्राइडे हमारी क्लास 15 मिनट पहले शुरू होगी, एवरी फ्राइडे, पॉइंट नंबर 1। और जब तक अब गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही तो फ्राइडे और सैटरडे को क्लासेस ऑनलाइन होगी, बाकी दिन इंशाल्लाह फेस टू फेस में होंगी। ठीक हो गया? क्यों जी, सब ठीक है? कोई सवाल? अब देखो अभी तक हमने ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया कवर कर लिया, वो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर किया। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने 12-14 नंबर इसी में से आए, और इसमें से आपने, ये वो एरिया है जिसमें से अगर 14 मार्क्स का सवाल है तो 12-13 आपको स्कोर करने हैं इंशाल्लाह, 12-13 लेने हैं। ये बड़ा आसान एरिया है इंशाल्लाह। इसके लिए मैंने आपको टॉपिक भी समझाया, ठीक है, मेथड्स भी हैं, कैशेस भी हैं, मैंने समझाते वक्त एग्जांपल्स भी यूज किए हैं, और एग्जांपल्स को जहां जहां पॉसिबिलिटी हुई मैन्युअली भी समझाया, ताकि वो एग्जांपल के टॉपिक अच्छे से समझ आए। और फिर उन एग्जांपल्स को मैंने कंप्यूटर बेस्ड भी समझाया, ठीक है, कि कंप्यूटर पे कैसे परफॉर्म करना है। थोड़ी बहुत मैंने स्प्रेडशीट पे भी आपको गाइडेंस दी है कि कैसे परफॉर्म करो, कैसे फॉर्मुलेट करो, प्रेजेंट कैसे करो, क्या क्या करो। अभी जाहिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहां तक अभी क्विक फीडबैक, क्या अभी तक जितना हमने पढ़ा है क्या वो सेटिस्फैक्टरी समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन आपका लिए नहीं है, ये मैं आपसे ना एक सवाल का हक आपसे छीन रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये आपका सवाल नहीं है। एक तो सवाल आता है, वो मैं आपको बताता हूं, वो मुझसे नहीं आपने पूछनी। नंबर 1, कुछ सवाल। नंबर 1, सिलेबस कब खत्म होगा? स्टैंडर्ड आंसर सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, क्योंकि कुछ अरसे के बाद स्टूडेंट्स की फीलिंग शुरू हो जाती है मेरी स्पीड कुछ ज्यादा स्लो है, चीजें समझ आ गई हैं, मुझे एम्फसिस करने की जरूरत होती है। बट बिलीव मी, जिस पेस से मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसी पेस पे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, और हमारा सिलेबस टाइम पर खत्म होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह टाइम पर खत्म होगा। दूसरा, टॉपिक पढ़ाते वक्त कुछ फौरन सवाल आ जाता है माइंड में, सर ये आप जो पढ़ा रहे पेपर में कैसे आएगा?
जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो जिस तरह से पेपर में आना है हर चीज आपको बाय डिफॉल्ट मैंने बतानी है, कुछ टॉपिक्स के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस के साथ। देखो नेट कैश फ्लोस बनाने में बहुत सारी चीजें हैं, पेपर में कैसे आनी आज क्वेश्चन में हमने देख लिया कि किस तरह से वो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट दे रहा है, किस तरह से वो टैक्स को इंक्लूड करवा रहा है। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आपको शायद टॉपिक पढ़ाते वक्त बताऊं कि एग्जामिनर ऐसे सवाल करेगा उसका जवाब ये देना है, लेकिन कुछ चीजों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में नेचुरली आएंगी। लेकिन हर दफा जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, हर चीज नेचुरली कवर होनी है। आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं है, ना समझ आए तो फिर पूछ लो, लेकिन अभी अगर कोई बात मैंने समझाई ही नहीं है उसका वेट कर रहे वो मैं समझाऊंगा, समझा चुका हूं फिर भी कंफ्यूजन है फिर पूछ लेना। ठीक है, हाँ 2 सवाल है, ये 2 मेन सवाल है, और भी आगे बताता जाऊंगा। अच्छा इसके अलावा रेलेवेंट टू सब्जेक्ट, अच्छा इसके अलावा हमने ना 2 क्लासेस हमने अब स्किप की हुई, एक मंडे की और एक ट्यूसडे की। ठीक है, अभी फौरन तो नहीं, लेकिन आपके ज़हन में रखिएगा कि हमारी वैसे तो कोई एक्स्ट्रा क्लास की इंशाल्लाह मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये 2 क्लासेस कवर करने के लिए मैं संडे को क्लास लूंगा। वो कौन से संडे दूंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से मैनेज करूं कि जिसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा टॉपिक ना पढ़ाने वाला हो, प्रैक्टिस वाला हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली भी फ्राइडे और सैटरडे को भी हमारी जो क्लास है वो ऑनलाइन है, संडे को भी नेचुरली ऑनलाइन होनी है। तो वो इस वजह से मैं ऐसी पोजीशन पर जब हूं कि जब मुझे पता है कि मैंने अभी और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाना है, तो उस वक्त मैं संडे को ये एक्स्ट्रा क्लास आप ही रख के कवर कर लूंगा। अदरवाइज मुझे इंशाल्लाह संडे की जरूरत नहीं है। हाँ, संडे की जो दूसरी जगह पे जरूरत पड़ेगी इन क्लासेस के अलावा, वो उस वक्त होगी जब कोई असाइनमेंट होगी या टेस्ट होगा, और वो उसमें मुझे प्रॉब्लम ज्यादा नजर आई, या आपको प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ी या मुझे प्रॉब्लम नजर आई। मुझे प्रॉब्लम नजर आएगी जब मैं असाइनमेंट देखूंगा और मुझे लगेगा मेरे मतलब के स्टूडेंट ने स्कोर नहीं किया, स्टूडेंट से गलतियां ज्यादा की हुई है, मुझे समझाना है। इसका मतलब है जिस अप्रोप्रिएट लेवल पर मैं समझ रहा हूँ स्टूडेंट ने तैयारी की है, मुझे भी रिवाइज करवाना है, तो मुझे उनको गलतियां भी बतानी उस वक्त। या जब आपने असाइनमेंट या टेस्ट किया और आपने कहा यार ये तो पता नहीं क्या आ गया था, तो आप फील करोगे डिस्कशन की, तो वो भी डिस्कशन हम एक्स्ट्रा क्लासेस में फिर हम रखेंगे, वो हम फिर रेगुलर क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर असाइनमेंट्स आप साथ साथ करते हो, टेस्ट आप साथ साथ दे रहे हो, साथ साथ तैयारी कर रहे हो, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस जी, चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।